नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक्षा त्रिपाठी और आज मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व पार्षद महावीर यादव जी। महावीर यादव जी शहर की सटी सीट फाफामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी से आवेदन कर चुके हैं और हमें बहुत उम्मीद है 2022 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। आज हम ऐसे ही सियासी मुद्दों पर महावीर यादव जी से कुछ बातचीत करेंगे। महावीर यादव जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। तो महावीर जी, आज हमारा आपसे सबसे पहला सवाल ये होगा कि आप एक समाजवादी पार्टी के नेता रह चुके हैं और ऐसा आपको नहीं लगता कि समाजवादी आंदोलन थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है जबकि तकनीक इतनी आगे बढ़ रही है? देखिए प्रतीक्षा जी, आपका प्रश्न सही है, क्योंकि हम लोग बाय बर्थ समाजवादी हैं। हम लोग जन्म ही समाजवादी पार्टी के कोख से हुआ है और 1988-89 में जब माननीय नेताजी पहली बार घर आए थे यहाँ हमारे, तब प्रदेश अध्यक्ष जनता दल थे। 1992 में समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ तो हमारे यहाँ के संस्थापक जिला अध्यक्ष जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं फाफामऊ से, परम श्रद्धेय बाबू जवाहर सिंह यादव ने हमको राजनीति में सक्रिय किया। 8 साल सक्रिय राजनीति के बाद 2000 और 2001 के नगर निगम चुनाव लड़ाकर लगातार 15 वर्षों तक समाजवादी पार्टी के विचारों पर हम लोग राजनीति करते हुए सदन की राजनीति की। रही बात तकनीकी और आंदोलन की, तो दोनों भिन्न सवाल है। आंदोलन अलग चीज है, तकनीकी अलग चीज होती है। समाजवादी पार्टी का जन्म ही आंदोलन से हुआ है। आंदोलन कभी धीमा तेज नहीं होता। आंदोलन कभी धीमा तेज नहीं होता। आंदोलन अनवरत चलता रहता है हम लोगों का। नंबर एक बात। नंबर 2, तकनीक जब सवाल होता है, तकनीक सरकार की होती है। जब हम सरकार में होते हैं, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस प्रदेश की बागडोर संभाला, तो उस तकनीक से हम गरीब, किसान, नौजवानों तक पहुंचने का काम किया, गरीबों का उद्धार किया, पिछड़े दलित समाज तक पहुंचने का काम किया। उसी तकनीक को भारतीय जनता पार्टी ने अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम किया। तो तकनीक, आंदोलन दोनों अलग चीज है। ठीक है सर, आपको नहीं लगता कि राजनीति में अवसर बहुत मायने रखता है और आजकल राजनीति में हर कोई अवसर को बहुत देखता है, तो इसमें आपका क्या सोचना है? आपका सही सवाल है। राजनीति की 2 धारा होती है। एक विचारधारा की लोग राजनीति करते हैं, दूसरी अवसरवादी राजनीति करते हैं। अवसरवादी जो नेता होते हैं वो एक समय के लिए होते हैं, उनका कोई भविष्य नहीं होता है। आज इस दल में, कल उस दल में रहेंगे, रुपया पैसे से अनाप शनाप कमाए और उनका एक उद्देश्य होता है कि सिर्फ और सिर्फ विधानसभा पहुंचना। जनता की सेवा से उनसे मतलब नहीं होता। हम लोग विचारधारा से पैदा हुए हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव हमारे जो संरक्षक पार्टी के, हम उनके स्कूल के छात्र हैं, जहां बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, डॉक्टर लोहिया जी की किताबें पढ़ाई गई हैं, जहां पंडित जनेश्वर मिश्र, ब्रिजभूषण तिवारी, मोहन सिंह जी के जैसे शिक्षक थे, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोग शिक्षक रहे हैं, वहां हम लोग की तैयारी हुई है। हम लोग विचारधारा की राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी का जो उद्देश्य रहा है, जहां हमारे फॉरवर्ड लॉबिस्ट आते हैं पंडित जनेश्वर मिश्रा और मोहन सिंह जी, लेकिन बावजूद उन्होंने पूरा जीवन पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यक के लिए लड़ाई लड़ा। हम लोग उस विचारधारा के चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव भगवान है। हमारे लिए अखिलेश यादव जी, हम उनके गुलाम हैं, उनके विचारधारा के गुलाम हैं, उनके संघर्ष के गुलाम हैं, उनकी नीतियों के गुलाम है। तो हम लोग विचारधारा से बंधे हुए हैं। अवसरवादिता अलग चीज है। सर, आपका एक बयान आया था कि फाफामऊ के हमेशा पिछड़े वर्ग के ही विधायक रहे और भविष्य में भी रहेंगे, तो क्या आप प्रभाशंकर पांडे को भूल गए या अपनी ही पार्टी के दावेदारी को खारिज करते हैं? देखिए प्रतिजा जी, हम लोग किसी की दावेदारी को ना खारिज करते हैं, ना किसी को इग्नोर करते हैं। नंबर 1 सवाल है, हमने जितना बोला, जो हमारी पहली सभा थी अभी नवाबगंज में, देवापुर में, उसमें मैं मजबूती के साथ ऑन रिकॉर्ड बोला कि लोकतंत्र की व्यवस्था होने के बाद 1951 से अब तक जितने चुनाव हुए हैं, कोई भी दल, मतलब सिर्फ अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी दल, वो ज्यादातर पिछड़ों पर ही दांव लगाई है। पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने ही प्रतिनिधित्व किया है। मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूं। वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग बहुत मजबूत है। ये मैं इग्नोर और
उसकी बात मैं नहीं करता। नंबर 1 सवाल। दूसरी बात, हमारे नेता अपने जलेश्वर मिश्रा हैं, हमारे नेता सलीम शेरवानी है, हमारे इंद्रजीत सरोज साहब है, हमारे नेता हैं। यहाँ सबका सम्मान है, हर वर्ग का हम लोग सम्मान करते हैं, हम लोग किसी की इग्नोर नहीं करते। सर, आप फाफा मऊ के खिलाड़ी रह चुके हैं राजनीति के, तो आपको क्या लगता है फाफा मऊ की राजनीति कैसे अलग है? देखिए, खिलाड़ी उलाड़ी हम नहीं हैं, हम माननीय अखिलेश यादव जी की सिपाही हैं, उनका झंडा लेकर चलने वाले लोग हैं। उसी समाजवादी झंडा, उसी समाजवादी कोख में जन्म लिया, उसी समाजवादी झंडा लाल हरे में हम लोग दफन हो जाएंगे। हम लोग खिलाड़ी नहीं मानते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, चूंकि उनके निगाह में कार्यकर्ताओं को बहुत सम्मान है। उदाहरण तौर पे आप देख लीजिए कि कार्यकर्ताओं को माननीय नागेंद्र सिंह पटेल जी को उन्होंने सांसद बना के भेजा। तो निश्चित रूप से हमको ये उम्मीद है अपने महबूब नेता से कि हम पर अगर वो उन्होंने विश्वास भरोसा रखा तो हमारी सम्मानित जनता फाफा मऊ विधानसभा से हमको चुनाव जिताकर माननीय सदन में भेजने का काम करेगी। सर, वर्तमान के विधायक कहते हैं कि फाफा मऊ में काफी विकास हुआ है, सड़कों पर भी काम हुआ है, तो ऐसे में आप उनसे कितना संतुष्ट हैं? मैं पूरी तरीके से माननीय विधायक जी के दावे को खारिज करता हूं। कोई विकास उकास नहीं हुआ, वो क्षेत्र तो दिखाई नहीं पड़ते, विकास क्या करेंगे। इसके पहले जो वहां के हमारे प्रतिनिधि थे माननीय रामभूजन पटेल जी, बाबू जवाहर सिंह यादव, अंसार अहमद के समय वहां विकास हुआ है। हमारे महबूब नेता जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले थे तब यहाँ की आबो हवा बदली थी। इस सरकार में बड़े लग्जरी गाड़ियां लखनऊ से चल के इलाहाबाद सर्किट हाउस आती है, चली जाती है धूल उड़ाते हुए। विकास के नाम पर कुछ नहीं है। गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की थी, जाके देखिए न्यायपुर से मुकुंदपुर, कल्याणपुर से जौन है न्यायपुर रोड, सब जगह गड्ढे से भरी पड़े, चलना दूभर हो गया है। तो सर, आप 3 बार पार्षद थे, तो उस बीच आपने क्या काम किया है? निश्चित रूप से हम जब पहली बार सदन में पहुंचे और जब तक 3 बार थे, तो मेरी लोकप्रियता रही कि मैं हैट्रिक मारने वाला पहला पार्षद रहा हूं समाजवादी पार्टी का। ये मेरी लोकप्रियता, मेरी कार्यशैली, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार इस बात का प्रमाण पत्र है। मैंने बहुत काम कराया अपने क्षेत्र में, पेयजल की व्यवस्था में, प्रकाश व्यवस्था में, तमाम स्कूल कॉलेज, हमारे यहाँ मिनाटी भी आता था, महर्षि पंतजलि में तमाम बड़े संस्थान थे। हमने बच्चों को जागरूक किया। शिक्षा क्षेत्र में हमारे यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय तो उसकी ज़मीन नहीं थी, खुले में बच्चे पढ़ा करते, उसके लिए हम ज़मीन उपलब्ध कराया, उसको पक्का बनवाया। और सबसे बड़ी बात, पंडित जलेश्वर मिश्रा जी के नाम पर जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बनाया है, उन्हीं की भावनाओं के अनुरूप हमने यहाँ बहुत बड़ी मंदिर हमारी है, हनुमान मंदिर, उसके बगल एक जमीन थी, उस पर हमने पार्क बनवाया जहां आज बच्चे खेलते हैं। और हजारों हर वर्ग के लोग जो 1 लाख रुपए नहीं दे सकते किसी गेस्ट हाउस में अपनी बेटियों की शादी के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उस पार्क में शादी कर रहे हैं। तो सर, जिस हिसाब से आपने अपने कामों को बताया, तो महापौर का चुनाव जो है वो काफी बड़ा होता है, तो आपने महापौर चुनाव की तैयारी क्यों नहीं की? देखिए, कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता। नंबर 1 जवाब मेरा, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से लेकर माननीय राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधायक, प्रधान तक, ये आपका अपना व्यक्तित्व, आपकी अपनी कार्यशैली आपको महान बनाती है। कोई महान नहीं होता या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। नंबर सवाल, चूंकि हमारा गांव गिराव सब कुछ फाफा मऊ में है, पिछले 15-20 सालों से हम फाफा मऊ मेहनत कर रहे हैं। हमारे वहां मकान है 2-2, शहर की प्रथम प्रवेश द्वार था, लेकिन हम गांव से ज्यादा जुड़े थे। तो हमारी तैयारी सिर्फ और सिर्फ फाफा मऊ की विधानसभा की थी। जब महापौर का चुनाव आएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला होगा। सर, आप हमें ये बताइए, पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव को कैसे प्रभावित करेंगे? पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जब पंचायती व्यवस्था लागू की गई है तो इसके पीछे एक सोच थी कि हम गांव, गरीब, किसान, महिलाओं, उनको आरक्षण देकर, उनको दलित समाज को आरक्षण देकर हम आगे लाएं और पंचायती राज को मजबूत करें। पंचायती चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। निश्चित रूप से 2022 में ये चुनाव अपने आप में इसका मायने रखता है। चाहे बीडीसी हो, चाहे प्रधानी हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, ये चुनाव महत्वपूर्ण है और हम पूरी तरीके से, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जिससे हमारे जीते हुए प्रत्याशी, जीते हुए पदाधिकारी हमारे 22 के इलेक्शन में हमारी मदद कर सके। सर, आप हमें ये बताइए कि फाफा मऊ विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी अपनी क्या रणनीति, आपने क्या सोचा है कि आप कैसे क्या कदम उठाएंगे? देखिए, जो रणनीति होती है उसका खुलासा कोई नहीं करता। नंबर 1 बात, रणनीति हमारी 15-20 वर्षों से थी।
हम तब तक टिकट की वहां मांग नहीं की अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अपने पार्टी से, जब तक मुझे लग नहीं गया कि हम इसके पूर्णता योग्य हैं। हम 15-20 साल जितने भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए हों, मैं सबके साथ मेहनत किया, गांव गली गली खेत खलिहान में जाकर वोट मांगा, अपने आवास 2 बनवा लिया, मलाका में, लाल गोपालगंज में, इसी रणनीति के तहत कि हम अब आम जनता के साथ जुड़ सके, उनकी सेवा कर सके। यही मेरी रणनीति अभी तक है। आगे की रणनीति जो है उसमें हम बहुत आगे निकल चुके हैं। वो किसी दल का प्रत्याशी होगा, वो हमसे कहीं भी आसपास नहीं है। सर, कहा जा रहा है कि सूबे के उप मुख्यमंत्री फाफामऊ विधानसभा लड़ सकते हैं, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? आप अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं? मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरा यह कहना है कि उनका स्वागत है फाफामऊ विधानसभा में। चूंकि कौशाम्बी की जनता उनको जान चुकी है, वो कितना विकास कराए हैं, तो कौशाम्बी इनको छोड़ के भागना है। और फाफामऊ विधानसभा में आते हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो 28 साल हम समाजवादी पार्टी में ईमानदारी से सेवा किए हैं, उस तपस्या का फल मिलने का समय आ गया है। और फाफामऊ की जनता हमारी सम्मानित बहुत समझदार है। निश्चित रूप से जिस दिन आदरणीय केशव मौर्य जी, हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब आएंगे, तो हम ये वादा कर रहा हूं इसे आपके सम्मानित मंच, सम्मानित आपके ये टॉक शो पे, कि इतने बड़े पैमाने पर अखिलेश यादव जी का ये सिपाही उनको चुनाव हराएगा कि माननीय सदन में जब पहुंचेगा तो निश्चित रूप से एक चर्चा का विषय होगा, ऐसा मेरा भरोसा है। सर, आप समाजवादी पार्टी से हैं और फाफामऊ विधानसभा के लिए समाजवादी पार्टी से कई दावेदारों ने आवेदन किया है, तो ऐसे में आप कितने मजबूत हैं? आपको क्या लगता है, आप क्या करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी से लगभग 11 लोग दावेदार हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत सबको अधिकार है। रही मेरी बात, तो मुझे लगता है कि मेरा आत्मविश्वास कहता है कि मैं नंबर 1 पे हूं। अगर हमारी जो कमेटी निर्णय लेगी उसकी कसौटी में हम खरे उतरेंगे। हमारा यह मानना है कि समाजवादी जितने भी लोग होंगे, सबसे सीनियर हम हैं। कार्यशैली के हिसाब से, समाजवादी के दृष्टिकोण से, हमारी क्षमता आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, मैं किसी से 19 नहीं हूं, 21 हूं, ऐसा मेरा भरोसा है। फिर भी मेरे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जिसको टिकट दे देंगे, हम उसको चुनाव जिताकर सदन में भेजने का काम करेंगे। चूंकि उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है कि उत्तर प्रदेश की बागडोर हमारे अखिलेश यादव जी के हाथ में हो। आप फाफामऊ विधानसभा से नेतृत्व करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है फाफामऊ में किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? फाफामऊ, जैसे कि हम यहाँ पार्षद हुआ करते थे, इसको शहर का प्रथम प्रवेश द्वार बोला करते थे, ठीक है। अब वो हमारे जिले का प्रथम प्रवेश विधानसभा है। लखनऊ से अगर आप आइए तो पहला विधानसभा है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हमारा फाफामऊ बहुत उपेक्षित रहा। लखनऊ राजमार्ग होने के बावजूद भी उपेक्षित रहा। ना कोई कारखाने लगाए गए, ना कोई प्लांट लगाए गए, ना कोई उद्योग लगे। आज हमारा नौजवान किसान परेशान है। रोजगार की तलाश में आज वो सूरत जा रहा, मुंबई जा रहा, दिल्ली भाग रहा। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि हम कम से कम यहां कारखाने लाए। 12 में देख लीजिए, मेजा में देख लीजिए, पावर प्लांट लग गए। लेकिन यमुना पार की तुलना में हमारे गंगा पार में न जाने क्यों कैसा प्रयास रहा कि बड़े प्लांट नहीं लग पाए। ये उपेक्षा का शिकार रहा फाफामऊ। आपको नहीं लगता बसपा और सपा का गठबंधन टूटने से इसका 2022 के चुनाव पर असर पड़ेगा? देखिए, गठबंधन से कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि दलित समाज के बड़े नेता परम आदरणीय इंजीत सरोज साहब आज समाजवादी पार्टी में हैं और उनके आने के बाद दलित समाज बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा। और हमारे महबूब नेता दलित समाज के जितने संत, सूफी, जितने मतलब उनकी पुण्यतिथि, जन्मतिथि इतने हर्षोल्लास के साथ सम्मान पूर्वक मनाते हैं कि दलित समाज भी इस बात के बड़ी उम्मीद अखिलेश जी से लगाया है कि निश्चित रूप से हमारा सम्मान कहीं और है तो समाजवादी पार्टी में है। इसलिए हमें बहुत लाभ है। आप प्रदेश की राजनीति में 2022 में किस दल को एक खिलाड़ी के रूप में देखते हैं? खिलाड़ी के रूप में तो माननीय अखिलेश यादव से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है पूरे प्रदेश में। क्रिकेट में, फुटबॉल के सबसे बड़े खिलाड़ी है। आवाज समाजवादी पार्टी पूरी उत्तर प्रदेश की जनता, बेरोजगार किसान, नौजवान, जो पीड़ित है, जो महिलाएं, सब एक उम्मीद की किरण अखिलेश यादव के ऊपर देख रहे हैं। हम खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मानते हैं और निश्चित रूप से 2022 में उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी।
सर, आपको नहीं लगता कि पूर्व की सरकारों ने अपराध पर अंकुश पाने पर कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से बीजेपी को जगह मिली है? देखिए, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। आस्था के नाम पर नौजवानों को बहकाया, 2 करोड़ नौकरियां देने के नाम पर, किसानों की आय को दुगनी करने के नाम पर, 15 लाख रुपए सबके खाते में पहुंचाने के नाम पर, आस्था और धर्म की राजनीति पे बहकाओं पर वो बहकावे की राजनीति कर कर वो प्रदेश में आई है। और रही अपराध की बात, तो अपराध के नियंत्रण और अंकुश लगाने पर हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव ने जो काम किया है, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का गुजरात ही क्यों ना हो, जो उन्होंने 100 नंबर लाया, 112 नंबर लाया, 108 नंबर लाया, वो किसकी देन है? 10-90 ले आए छेड़खानी रोकने के लिए, कौन ले आया? वो अखिलेश यादव ने लाया है। PHQ हाई टेक्नोलॉजी, जितना इनोवा गाड़ी देकर बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ थाने को हाई प्रोफाइल किया गया, किसके सरकार पर? अखिलेश यादव जी की सरकार पे। आवाज क्या है अपराध के नाम पर? हाथरस कांड देख लीजिए, उन्नाव कांड देख लीजिए, बदायूं कांड देख लीजिए। हमारी कौन बहनें और बेटियां हमारी सुरक्षित हैं? रात में जला दी जा रही हैं। उनका विधायक बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है और बावजूद उसको जो बचाया जा रहा है, उसके परिवार को मारने का प्रयास किया जा रहा है। खुला तांडव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, है? थाने के अंदर बलात्कार हो रहा है, जेल के अंदर हत्या हो जा रही है, माननीय न्यायालय, माननीय जज महोदय के सामने गोलियां चल रही हैं। कहां से कौन सुरक्षित है? तो सर, क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार जब बनेगी तो ये जो लड़कियों के साथ रेप होता है और जो भी चीजों का उनको सामना करना पड़ता है, वो क्या रुक जाएगा? बेशक, चूंकि नेतृत्व बहुत मजबूत होना चाहिए। नेतृत्व की जिसकी क्षमता होती है, टेक्नोलॉजी, आपने एक सवाल किया था तकनीकी, यही तकनीकी है जो हमारी 10-90 है, 100 नंबर, जिसको माननीय योगी जी नंबरें बदलते रहते हैं। ये चीजें जब तक इनके भय नहीं पैदा होगा, पुलिस आज तांडव कर रही है, पुलिस का सपोर्ट कर रही सरकार, जब तक पुलिस कानूनी कार्रवाई मजबूती से नहीं करेगी, समाज में अपराधियों का भय नहीं पैदा होगा, तब तक ये नहीं रोका जा सकता। इसलिए हमको पूरा भरोसा है माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हमारी बहन बेटियां, गांव किसान, गरीब सब सुरक्षित रहेंगे। सर, आप राजनीति को लेकर सोशल मीडिया का क्या रोल देखते हैं? जैसे कि कोई भी कांड होता है, कोई किसी का रेप होता है या जो भी, तो सोशल मीडिया पे वो आए दिन वायरल होता है, बस वहीं तक रह जाता है। तो इसमें सोशल मीडिया का क्या रोल है राजनीति को लेकर? देखिए, सोशल मीडिया एक बड़ी प्लेटफॉर्म बन चुकी है। हिंदुस्तान का मजबूत लोकतंत्र जो का स्तंभ था मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आज कठपुतली बन गई है एक सरकार की, उद्योगपतियों की। वो आज विधानसभा, लोकसभा के सदस्य बनने के लालच में अपने ईमान को बेच दिया है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, विपक्ष की आवाज को दबाई जाती है, भ्रष्टाचार को उजागर नहीं किया जाता। उन परिस्थितियों में ये हमारा सोशल मीडिया हमारा साधन है कि हम अपनी बात को कह सकते हैं, रख सकते हैं। आज नौजवान बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पे अपनी बात को रखता है। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कहीं दंगा फैलाने काम करती है, कहीं जो है गुमराह करते काम भी करती है। सर, आज किसान आंदोलन हो या महंगाई का आंदोलन हो, समाजवादी पार्टी कोई आंदोलन नहीं करती। सिर्फ क्या ट्विटर पर ही बातचीत करने से आंदोलन हो सकता है? देखिए प्रतिष्ठा जी, हमको लगता है कि आप समाजवादी पार्टी के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानती। समाजवादी पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जो किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है। सड़क से लेकर सदन तक सारी लड़ाई अगर पूरे प्रदेश में कोई लड़ रहा है तो ये लाल टोपी लड़ रहे हैं, जिस लाल टोपी से माननीय योगी जी को नफरत है? आप चाहे वो तहसील का मामला हो, चाहे वो मुख्यालय का मामला हो, चाहे थाना घेराव का मामला हो, चाहे चौपाल का मामला हो, चाहे अभी महिलाओं के जो अत्याचार पे महिला में घेरा डालो का क्रम आया था, युवाओं का घेरा डालो का क्रम आया था। आए दिन हम लोगों ने जो है आंदोलन किया है। हाँ, ये जरूर है तानाशाही सरकार ने इस लोकतंत्र को भी खत्म करने का प्रयास किया है। जो उसका विरोध करे लोकतांत्रिक ढंग से, उसमें मुकदमा लगा दिया जा रहा फर्जी। महीनों महीने हमारे नौजवान जेलों में बंद हैं। कहीं ना कहीं इसको, ये पहली सरकार है हिंदुस्तान की आजादी के बाद कि लोकतंत्र को आप खत्म कर देना चाहते हैं। हम लोकतंत्र ढंग से अपनी बात को नहीं रख सकते, मुख्यालय धरना नहीं दे सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो लोकतंत्र बचेगा कहां? विपक्ष का काम क्या है? हम जनता के साथ नहीं खड़े होंगे
तो ये आपका सवाल गलत है। आप फिर देख लीजिएगा, बड़े पैमाने पर हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग आंदोलन से ही पैदा हुए हैं। जेपी आंदोलन से लेकर डॉक्टर लोहिया के आंदोलन से लेकर जनसुरा मिश्रा के आंदोलन से लेकर अखिलेश, हमारे युवा लोहिया अखिलेश यादव जी के आंदोलन पे ही रहते हैं। और ट्विटर, फिर वही बात आ जाती है जो आपने एक सवाल किया, तकनीकी जब पहले ये तकनीक नहीं थी, ट्विटर पे अगर हमारा नेता कह दिया है कि कल घेरा डालना है, तो ट्विटर कौन सी बुरी चीज है? निश्चित रूप से हम अपने नेताओं को फॉलो करते हैं और उस आंदोलन करते हैं। सर, आप जातिगत फैक्टर को चुनाव में कितना जरूरी समझते हैं? देखिए, जातिगत फैक्टर को बहुत इग्नोर नहीं किया जा सकता, नंबर एक बात, ठीक है ना। इसीलिए तो कहते हैं ना कि फाफामऊ विधानसभा से कुछ तथाकथित लोग 10 से 20 हजार वोट बताते हैं कि मैं यहां शुरुआत करूंगा, और जातिगत फैक्टर की शुरुआत होगी ना, तो ये अखिलेश यादव सिपाही 80 से 90 हजार के वोटों से शुरुआत अपनी करेगा। ये जातिगत फैक्टर है। लेकिन चूंकि जातिवादी जो होता है वो समाजवादी नहीं होता। समाजवादी पार्टी में जात धर्म की राजनीति नहीं होती। यहां सबका सम्मान है। यहां इंजी सरोज साहब का सम्मान है, यहां रामवृक्ष सिंह यादव का सम्मान है, यहां जो है पंडित जनसुरा मिश्रा का सम्मान है, सबका सम्मान है। जातवाद की राजनीति हम लोग नहीं करते। सर, आप अगला मुख्यमंत्री किसे देखते हैं? देखिए, हम क्यों देख रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारा किसान जो पीड़ित है, हमारा नौजवान बेरोजगार जो आज नौकरी नहीं पा रहा है, हमारा अधिवक्ता, आज हर वर्ग किसी उम्मीद के साथ देख रहा है तो अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। अगला मुख्यमंत्री 2022 में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है, और मुख्यमंत्री हमारे बनेंगे और उत्तर प्रदेश को हमारे देश की नक्शे पर ले जाने का काम करेंगे। सर, आप छोटे दलों का क्या रोल देखते हैं? भागीदारी मोर्चा बीजेपी का रास्ता आसान करेगी या सपा के लिए एक मुश्किल खड़ी कर देगी? देखिए, सारे दलों का अपना एक रोल होता है, ठीक है। कुछ राष्ट्रीय पार्टियां होती, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां, कुछ बहुत छोटी पार्टियां होती हैं। इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। ना ये किसी का रास्ता आसान करेंगे, ना किसी रास्ता कठिन करेंगे, ठीक है। जो फैसला होगा, हम लोग समाजवादी हैं, अपने महबूब नेता के आदेश का पालन करते हैं। उनका अगर ऊपर राष्ट्रीय तत्व का फैसला हो जाएगा कि हम छोटे दल से गठबंधन कर रहे हैं, तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। ये फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है। महावीर यादव जी, अगर आप विधायक बनते हैं तो आपका सबसे पहला कदम यानी कि आपका सबसे पहला काम क्या होगा? अगर हम विधायक फाफामऊ से बनते हैं, अम्बानी सदन के सदस्य हम बनते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा वही कार्य होगा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की विचारधाराओं, विकास और 28 साल और जो हम हमारे समाज की सेवा में गुजारा है, और 15 से 20 साल हम माननीय सदन के सदस्य रहे हैं। बेदाग छवि को साफ सुथरी छवि बनाए रखते हुए, भ्रष्टाचार अपराधियों से दूर रखते हुए, अपनी विधानसभा में जो अभी तक उपेक्षित थी, बड़े प्लांट लाने का, बड़े उद्योग लगाने का प्रयास करेंगे। हमारा पांडेश्वर धाम मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, उसको कहीं ना कहीं हम पर्यटक स्थल घोषित करने का काम करेंगे। और विकास और अमन चैन की राजनीति कर, जो अमन चैन पसंद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, हम समाजवादी पूरी योजना को उस पर फाफामऊ पर लाकर निश्चित रूप से फाफामऊ को हम विकास करने का काम करेंगे। सर, आपका हमारी जनता के लिए कोई संदेश तो मैं नहीं दे सकता। मैं सिर्फ अनुरोध कर सकता हूं अपनी फाफामऊ विधानसभा की सम्मानित जनता से कि 2022 का इलेक्शन वो एक आम इलेक्शन नहीं है। 2022 का इलेक्शन संविधान बचाने का इलेक्शन है, अस्मिता बचाने का, सम्मान बचाने का इलेक्शन है। कहीं ना कहीं निजीकरण के नाम पर जिस तरह मोदी जी की सरकार, जिस तरह योगी जी की सरकार आज प्राइवेट सेक्टरों में रेलवे और आपका क्या कहते हैं बैंक निजीकरण के उसमें जा रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा खेल हो रहा है। पिछड़ों दलितों का आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, नौकरियां समाप्त की जा रही हैं। तो 2022 के इलेक्शन बहुत मजबूती के साथ एक लामबंद होकर लड़ना होगा। तब ये आताताई सरकार और तानाशाही सरकार को उत्तर प्रदेश की जैसे यहां से उखाड़ फेंकने के लिए सबको, हर वर्ग को एक होना पड़ेगा। हमारे महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे हर वर्ग को एक होकर इस इलेक्शन को लड़ना होगा। नहीं तो ये आने वाले दिन में
हमारे संविधान, हमारे इतिहास और हमारे भूगोल को बदल देगी। इसलिए हमारा यही अनुरोध है अपनी सम्मानित जनता से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए फाफा विधान से जो भी प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेज देंगे उसको बड़े पैमाने में जिताकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करे। यही अनुरोध है। जय हिंद, जय समाजवाद। सर, आपने हमारे शो में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आदरणीय मनोज तिवारी टॉक शो को, आप सारी पूरी टीम को जो हमारा इंटरव्यू लिया और आपके टॉक शो के माध्यम से हमारे किसान के नेता परम आदरणीय परम श्रद्धेय रामपूजन पटेल जी को हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे महावीर यादव जी, समाजवादी पार्टी से फाफामऊ विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि वो कैसे आने वाले समय पे पिछली सरकार से कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, कानून व्यवस्था को सही करने की कोशिश करेंगे, साथ ही महिलाओं के लिए भी कई काम करेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है और आगे भी हम आपको ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।